तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मौजूद नाजरीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जो मैं अक्सर आपके साथ अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात करता हूँ कि हम सच की तलाश में निकलते हैं और हमारा ये सच का सफ़र है। यकीनन सच के इस सफ़र में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बेशुमार रुकावटें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये सफ़र थमता नहीं, हमारा ये सफ़र रुकता नहीं। हम अपने सफ़र में हमेशा सरगर्दा रहते हैं सच की तलाश में, ताकि आप तक लेके आए पूरा सच। आज नाज़रीन, मैं आपके लिए वो सच लेके आ रहा हूँ जिसका आप सबको कई दहाइयों से हमेशा इंतज़ार रहा है। आज जो मैं आपको बड़ी नवीद सुनाने वाला हूँ, जो बड़ी ख़बर देने वाला हूँ, वो यकीनन आप मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की, कामयाबी की, तसल्ली की और इत्मीनान की ख़बर होगी। और आज जो हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, नाज़रीन किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, और उनकी खिदमात कानून के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, अपनी मसीही कौम के लिए मुकदमा लड़ने के हवाले से और अपनी मसीही कौम को इंसाफ दिलवाने की खातिर बेशुमार ख़तरात में से गुज़रने के हवाले से गरां खिदमात मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम लीगल टीम के हेड जनाब नियाज़ आमर एडवोकेट साहब। खुदा ने उन्हें बेशुमार सलाहियतों से नवाज रखा है। आमर भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और आपकी ये जो खूबसूरत मुस्कुराहट है, ये मुझे और मेरे नाजरीन को पैगाम दे रही है कि आज आप कोई बड़ी ख़बर लेके आना चाह रहे हैं। जी, तो यकीनन नाज़रीन बहुत बड़ी ख़बर आपके लिए मौजूद है, लेकिन ख़बर शुरू करने से पहले नियाज़ आमर एडवोकेट साहब से बात शुरू करने से पहले कि मैं आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा कि अब के बरस हम महल गुलशन अपना हिस्सा पूरा लेंगे। अब के बरस हम अहले गुलशन अपना हिस्सा पूरा लेंगे। फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। नाज़रीन, एक मुद्दत हो गई है जो मसीही कौम इंतहाई सहमी हुई लाइफ में, दुख और अज़ियत से भरी हुई लाइफ में मुब्तला रही है। हमारे बहुत से नाज़रीन और हाज़रीन और हमारे बहुत से मोमिनीन हमेशा इस बात का गिला करते हैं, और उनकी यह शदीद ख्वाहिश रही है कि वो लोग जो मसीहियों पर जुल्म ढाते हैं, जो उनके साथ ज़्यादती करते हैं, जो उनके घरों को बर्बाद करते हैं, जो उनकी बस्तियों को जलाते हैं, मसमार करते हैं, जो उन्हें खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर देते हैं, कब उनका मुहासबा किया जाएगा? कब उन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़े करके इबरतनाक सज़ा दिलवाई जाएगी? तो नाज़रीन, ये काम हमारे प्यारे भाई नियाज़ आमर एडवोकेट साहब ने सरअंजाम दे दिया है। मैं मसीही कौम को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जड़ांवाला मुकदमा में, सानहा जड़ांवाला में मुलव्वस वो मुल्ज़म जिसने तमाम चर्चेज़ को, तमाम घरों को और तमाम दीवारों को क्रेन चलाकर मसमार किया, आज वो कैफ़रे किरदार तक, अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है। इस मौजू पर हम बात करेंगे नियाज़ आमर एडवोकेट साहब से, जो लीगल हेड हैं IMRF के, और आज वो हमारे नाजरीन के लिए कितनी बड़ी
खुशी की खबर लेके आए हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करके उनसे जानेंगे। नियाज़ अमर भाई, सानहा जड़ांवाला, यकीनन इसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों बल्कि हमारी बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी हलाक कर रख दिया। दुख का आलम, शिद्दत इस कदर थी कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी अहलिया के हमरा जाए वकूवा पर पहुंच गए। हालांकि उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे, तो भी उन्होंने इस वाक़या की जो हसासियत है उसको समझा और उन्होंने मुनासिब जाना कि पाकिस्तान में रहने वाले जो मसीही हैं, अगर उनके साथ ऐसा ही होता रहा तो फिर कहीं कोई ऐसा मकाम ना आ जाए कि जो मसीही हैं वो कुछ और फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाएं। इसके अलावा भी बहुत से हमारे मुस्लिम अकाबरीन लीडरशिप वहाँ पर गई और उन्होंने अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। लेकिन ये जो एक माइंड सेट जिसकी वजह से अच्छे भले बसते हुए घर जो हैं वो राख का ढेर बन जाएं, मलबे का ढेर बन जाएं, तो फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करना उन लोगों का जो मुतासरीन होते हैं राइट होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कानून नाफज करने वाले अदारे और इंसाफ फ्राहम करने वाली जो अदालतें हैं उन्हें भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और इसमें आपने बड़ी खूबसूरती के साथ सारे मुकदमे को परस्यू किया। हम नाज़रीन के साथ यकीनन और भी बातें शेयर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस मुकदमा के हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ महव गुफ्तगू हों। बहुत शुक्रिया तारिक सराज चौधरी साहब, और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, तारक प्यारा साहब अच्छी वीडियोस हमारी अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, और आपको भी TTN की पूरी टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि आप हमें मदऊ करते हैं। हम जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमारी कौम तक जिन्हें नहीं पता, वो फिर वो बातें जब उन तक आती हैं तो वो खुश भी होते हैं और तसल्ली भी पाते हैं और हमारे लिए दुआएं भी मांगते हैं। तो मैं इस हवाले से ये बात करूँगा कि जब ये केस शुरू हुआ तो हम काफ़ी लोग थे, हम दोस्त, तो फिर सब मेहनत करते रहे, हम करते रहे, लेकिन आखिरी वक्त तक जो था, मैं खुदावंद ने मुझे इतनी हिम्मत दी। पहले तो मैं सोचता था कि मैं एक ही शेर में जनाब की इजाज़त से एक बात कहना चाहूँगा कि छू रहे थे मेरे पाँव को ज़ालिमों के सर, छू रहे थे मेरे पाँव को ज़ालिमों के सर, किस कदर ऊंचा था मैं सूली पे चढ़ जाने के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने घर की हिफाजत के लिए, उस कौम के मुकदमे के लिए चुन लिया, और मैं सोचता था कि मैं ठीक है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, खुदावंद मेरी इज़्ज़त रखे। जो जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, हम उनके लिए, अपनी कौम के लिए, उनके ख़िलाफ़ अदालत में बोलें, कानून में रह के जो हम उनका कर सकते हैं हमें उनसे बदला लिया जाए। और हमने, मेरे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, सैमुअल प्यारा साहब IMRF के चेयरमैन हैं, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा हमें इनकरेज किया। चर्च ऑफ पाकिस्तान ने, बिशप हिज़ी एक्सेलेंसी बिशप आज़ाद मार्शल साहब ने, और बहुत सारे दोस्तों ने, सब ने वो जो है इसमें अपना अपना रोल अदा किया, और हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया। और इसमें वो दिन और आज का दिन रात एक करके हमने इस मुकदमे को लड़ा। और मैं जहाँ तक ऐसे हालातों वाक़यात भी मुश्किल देखने को आए, लेकिन एक ही दिल में इरादा भी था, एक ही जुनून था कि हम अपने बाप के घर के लिए कोशिश करेंगे, हम अपने बाप के घर के लिए उसके जो कुछ हो चुका, हम उस जो है हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हमारी कम्युनिटी के साथ हुई, हमारे साथ हुई, उसका अज़ाला हम ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए हमने सब ने जो कुछ अपनी लीगल कानूनी खिदमात थी वो हमने अपनी सरेअंजाम दी।
और आज खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि आज ये गुज़रे हुए कल की बात है, कल 13 जुलाई थी और 13 जुलाई 2026 को दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद में ये फ़ैसला आया कि जो मुजरम था, पहले वो मुलज़म था, जब इल्ज़ाम साबित हो गया तो वो मुजरम बन गया, तो उसको जो है ना वो दहशतगर्दी कोर्ट ने सज़ा दी। और कम से कम हमें इस बात की तसल्ली है कि हम अपने बाप और माँ के पास जब जाएंगे तो हम ये कह सकेंगे कि बाप, जो दुनिया में रहते हुए आपने हमें कानून की खिदमत का जो तोड़ा हमें बख्शा था, हमने उसको इस्तेमाल किया है। और क्योंकि मैंने पहले भी एक दो जब यहाँ पे प्रोग्राम्स इस हवाला से हुए हैं तो मैंने यही कहा था कि लिखा है कि और तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। बेशक। तो हमारा बाप एक जो रहम दिल और माफ़ कर देने वाला बाप है, और वही हमने सीखा। लेकिन जब उसके घर की बात हुई, जब फ़की फरीसियों ने वहाँ पे जाके उसको हैकल को जब उसका बना लिया, एक तजारत की शॉप, तजारत का मरकज़ बना लिया, तो उस वक्त खुदावन ने पटका अपना बांधा और उनको कोड़े मार के वहाँ से भगाया और सारी चीज़ें तो दूर की। तो ये है कि और तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। तो जहाँ पे हमारे बाप के घर की इज़्ज़त शान का सवाल आता है, उसकी बेहुरमती होती है पाक सलीब की, जिस पे खुदावंद हमारे बाप ने अपना पाक खून बहाया और हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा किया, उस सलीब की जब ये बेहुरमती की जाती है, माम कदसा मरियम के पाक तस्वीरों की और रोज़री की जब बेहुरमती की गई, उनको पाँव में गिराया गया। और मैं आमिर भाई, नाज़रीन, यकीनन जो लोग अहले ईमान होते हैं, जब उनके ईमान को ठेस पहुंचती है तो फिर वो जज्बाती हो जाते हैं, मैं समझता हूँ। नियाज़ अहमद भाई, यकीनन जितने भी जुराइम थे, जितनी भी दफ़ात FIR में लगाई गई जी, सब संगीन नौयत की थी। जी बिल्कुल ऐसे। और यकीनन उनकी संगीनी की वजह से मुकदमात जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जी ट्रायल हुए और वहीं पे ही फिर इनका फ़ैसला भी हुआ। जी बिल्कुल ऐसी बात है। मैं एक चीज़ आपसे अपने नाजरीन की मालूमात के लिए ये बात पूछना चाहता हूँ कि चूँकि जब ये शख्स जो क्रेन को चला रहा था जी, तो ये घरों को मसमार कर रहा था, चर्चेज़ को मसमार कर रहा था। यकीनन घरों में बच्चे जो हैं उनकी किताबें भी, जी उनके बस्ते भी होंगे, जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनमें इस्लामियात की किताबें भी होंगी, जी बिल्कुल। दीगर किताबों में भी इस्लामियात का जो मटेरियल है वो मौजूद है। जी, चर्चेस में बिलखसूस हमारी अनाजील और बाइबल मुक़द्दस और ज़बूर की किताब और दीगर मजहबी किताबें जो हैं मौजूद होंगी। तो क्या इस हवाले से भी कोई सेक्शन जो है वो ऐड किया गया था? जी जी, इसमें जो सबसे पहले जो बात शुरू हुई थी वो दहशतगर्दी से। जब दहशतगर्दी कोर्ट में जो एक सेक्शन है, ये एक एक्ट है इसका, दहशतगर्दी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं एंटी टेररिज्म एक्ट, ATA अक्सर बोलते हैं। इसका सेक्शन 7 जो है ना वो सारा इन्हीं बातों को डिस्कस करता है कि जब भी किसी जगह पे कोई मजहबी जगह है या कोई पब्लिक प्लेस है या कोई शॉपिंग मॉल है और वहाँ पे जब ये कोई ऐसी दहशतगर्दी का वाक़या पाया जाता है जहाँ पे कोई तोड़ फोड़ पाई जाती है या जिसको जलाया जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो उसके जो है ना वो सेक्शन 7 ATA उसमें ऐड किया जाता है। और इसी वजह से चूँकि एक हीनियस ऑफेंस में आ जाता है और ये सेक्शन 7 ATA के जितने भी जराइम होते हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट जो कंसर्न कोर्ट होती है वहाँ पे ही चलते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये कि ये दहशतगर्दी कोर्ट में चला इसलिए कि 7 ATA सेक्शन जो था
वो उस पर अट्रैक्ट करता था, और वो 780 की वजह से ही एंटी टेररिज्म कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में वो फैसलाबाद में केस चला। और दूसरा उसमें जब किसी भी मजहबी इबादतगाह को किसी भी मज़हब से मुतल्लिका हो तो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पैनल कोड पीपीसी में एक सेक्शन है 295A जो कि किसी भी मजहबी इबादतगाह को, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो, तो जब उसकी बेहुरमती की जाए या उसमें जो मजहबी किताबों की जब बेहुरमती की जाए तो उस पर सेक्शन 295A जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो ये सेक्शन उसमें ऐड है। जी नियाज़ अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ इन सारी चीज़ों का अहाता किया। फैसलाबाद लाहौर तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आप तकरीबन 3 साल तक मुसलसल ये ट्रैवल करते रहे, कभी 1 हफ्ता बाद, कभी 5 दिन के बाद, कभी 10 दिन के बाद। यकीनन ऐसे लोग जो किसी किस्म के ख़तरात की, किसी किस्म की नताइज की परवाह किए बगैर जिन्होंने एक इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, ना सिर्फ एक आबादी बल्कि दर्जनों आबादियां जो हैं उन्होंने मसमार कर दी, उन्होंने राख का ढेर बना दी। इतने बड़े हौसले जिन लोगों के, और आप तन तनहा लाहौर से फैसलाबाद का सफ़र बसों में करते थे, कभी खौफ नहीं आया आपको? खौफ बिल्कुल नहीं आया। उसके जब हम एक मैं जनरल सी बात छोटी सी बताने लगा, जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं ना, अपनी गाड़ी जब हम सुबह स्टार्ट करते हैं तो अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से जब हम अपने सफ़र के लिए रवाना होते थे तो मैं अपने बाप के आगे झुकता था, अपनी माँ मुक़द्दसा मरीम के आगे झुकता था और उनसे जो आशीर्वाद लेके जाता था एक। और वो जो सीट बेल्ट जो मैं बांध लेता था ना, उसी सीट बेल्ट ने मुझे बचाया, बहुत सारे ख़तरात को फ़ेस किया है। और बल्कि शुरू में जब हम अपना IMRF की पूरी टीम हम जाते थे, गाड़ी में जाते थे अपनी में, और खुदा का शुक्र है। और लेकिन ये है कि फिर वक्त और हालात के मुताबिक हमने ये सोचा कि कुछ जो हमारे मेंबर्स हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाए। फिर करते करते मैं अकेला ही रह गया। तो मैं चूँकि मेरे पास खुदावंद ने मुझे हौसला दिया था, तसल्ली दी थी, मुझे हिम्मत दी, और मैं रूह की तलवार लेके और माँ मुक़द्दसा मरियम के पाँव में झुक के दुआ मांग के जब जाता था, रोज़री पहन के जाता था, और उसी रोज़री ने और खुदा के पाक रूह ने मुझे बचाया। बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लाहौर हाई कोर्ट में भी और इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में भी बहुत सारी जो ख़तरात को देखा भी है। थोड़ा खौफ आता था दुनियावी तौर पर रहते हुए, लेकिन खुदा का नाम लेके बाप बेटा करके जब मैं जाता था, हम कोर्ट में जब एंटर होते थे दहशतगर्दी कोर्ट में, तो मैं सबसे पहले बाप बेटा करता था। और वहाँ पे बहुत सारे मतलब पुलिस मुलाजमीन और कुछ और भी हजरात खड़े होते थे, तो वो पता चल जाता था कि अच्छा ये वकील आया है। तो कुछ चीज़ों को फेस भी किया है। तो लेकिन खुदा का शुक्र है कि चूँकि मेरे पीछे मेरी माँओं की, बहनों की और बड़े बुज़ुर्गों की, मेरी फैमिली की बहुत सारी दुआएं हैं थीं और दुआएं हैं। और खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे उन दुआओं के वसीले से इज़्ज़त भी बख्शी है और मेरी हिफाजत भी की है। नियाज़ अहमद भाई, यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं, बल्कि बहुत से हमारे नाजरीन हमेशा इस बात का गिला करते आते रहे हैं कि हमारे जो इस तरह के मुकदमात हैं या इस तरह के जो सानहात हैं, इनमें कभी किसी मुल्ज़म को, किसी शख्स को सज़ा नहीं हुई। जड़ांवाला वाक़या में जो गवाहान थे और जो इन FIRs के जिनमें ये सज़ाएं हुई हैं, उनके जो मुद्दईयान थे वो आखिरी दम तक आपके साथ डटे रहे। जी। मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन तक उनकी दलेरी, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत के बारे में हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएं। जी। तारिक चौधरी साहब, आपने बड़ी अच्छी डिटेल में सारी बात शेयर की नाजरीन के साथ कि माजी में क्या होता रहा है, सज़ाएँ क्यों नहीं हुई और अभी ही आके सज़ाएँ क्यों हुई। जैसे अभी ये बात कर रहे थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो शमा शहजाद के केस में वो बरी कर दिया, उसमें कुछ लकूने मुमकिन है रह गए होंगे, जो कि जो भी दोस्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये पिछले दिनों में
पेश हुए हैं वो उसमें नहीं प्रॉपर उसको कोर्ट को असिस्ट कर पाए, तो कोर्ट ने वो फ़ैसला जो था वो उसको उनको बरी कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब हम अपने मुद्दे पे, जैसे अभी आपने बात की, तो हम अपने केस पे बात करते हैं कि मैं उन गवाहान को और उनको मुद्दईयान को दोनों को तहे दिल से मैं सलाम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ तक हमारी कोशिश थी हमने की, और इसके साथ साथ उन्होंने भी अपनी जो है ना वो पूरी हमारा भरपूर साथ दिया है। उन्हें बहुत सारे थ्रेट्स का सामना था, उन्हें बहुत सारे पैसों के लालच का था, प्लॉट्स के लालच का था, जी हम आपको इतनी जगह दे देते हैं, ये कर लें वो कर। उन्होंने कहा जी हमने नहीं। क्यों कि उन्होंने इस बात पे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफ़ादार रहे तो ज़िंदगी का साथ तुझे दूंगा। तो ये बात है कि वो जान देने तक वफ़ादार रहे हैं। और ये जो एक FIR जो है 1296/2023, उसमें जो मुद्दई थे ना, उनका नाम था जावेद बरकत, बुज़ुर्ग आदमी थे और भट्टा मज़दूर, और इतना प्रेशर उनके ऊपर, इतना ज़्यादा खौफ उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने डट के अदालत में अपनी गवाहियाँ जो थी, शहादतें थी, वो रिकॉर्ड करवाईं। और सुलह के लिए भी प्रेशर डाला गया उनको, फिर पैसों का लालच दिया गया, फिर उनको बहुत सारी चीज़ों को उसको फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो अपना काम किया। इसी तरह 1297 जिसमें सज़ा हुई है, 12 FIR नंबर 1297/2023, उसमें जो उसमें अपना वो पास्टर नवीद मुख्तार साहब जो थे वो कंप्लेनेंट थे, और उनके वालिद साहब जो थे बुज़ुर्ग, कुछ 75 से 80 के दौरान उनकी एज थी। उनका नाम था मुख्तार मसीह। तो उन्होंने भी बड़े डट के मुकाबला किया, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन मैं बताने लगा हूँ नाज़रीन को। बड़ी वो बुज़ुर्ग आदमी थे, और जब शहादत हुई तो उन्होंने जब हलफ लिया मैंने उनसे, तो उन्होंने खुदा की कसम खा के कहा कि जी मैं जो बयान दूंगा सच्चा दूंगा। तो ना लीगल प्रोसीडिंग में एक लास्ट पे एक क्वेश्चन आता है जो मुलज़म के वकील अक्सर करते हैं, उसके बोलते हैं सजेशन का सवाल। तो वो सजेशन का सवाल बेसिकली ये होता है कि जी बाबा जी वो कहने लगे, वकील साहब कहने लगे, मुलज़म के वकील, ये जिसको सज़ा हुई है उसके वकील साहब ने कहा, बाबा जी यह गल दसो कि यह गल सही है ना कि तुसी ये सारा झूठा बयान दिता है। तो बाबा जी को एकदम से ना गुस्सा आ गया, तो कहते तेरा दिमाग ठीक है, मैं खुदा दी कसम खा के चुक के तो मैं शहादत देन आया, मैं उस उम्र झूठ बोलना, मैं रब नूं की मुँह, अपने बाप नूं की मुँह वहावांगा जाके, तेनू शर्म ही नहीं आई। तो वो थोड़ा सा ना कहका लग गया उसमें कोर्ट में। तो फिर मैंने उनको बताया कि सॉरी, तो कहते नहीं कोई बात नहीं, ये बुज़ुर्ग आदमी है। तो मैं मतलब बात करने का है कि वो उन्होंने कहा कि मैं इस उम्र में आके खुदा के घर के लिए झूठ बोलूँगा, मैंने खुदा को मुँह नहीं दिखाना जाके। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है, जिसमें एक और गवाह भी थे उसमें 1296 में आरिफ मसीह, वो बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया। और उन्हें चूँकि सच्चाई जो थी ना, सच्चाई उन्हें भूलती नहीं, किसी को भी नहीं भूलती। जो सच्ची बात है वो उसको 5 साल के बाद भी किसी से पूछेंगे तो वो ही बताएगा कि जो उसने पहले बताई थी। जब उसमें रंग भरने की कोशिश की जाती है, सच्चाई से हट के थोड़ी बातें की जाती हैं, बयानात दिए जाते हैं, तो वो तज़ाद आ जाते हैं। तो जावेद बरकत साहब, पास्टर नवीद मुख्तार साहब और उनके वालिद मुख्तार मसीह साहब और आरफ मसीह साहब, ज़ुहेब डैनियल साहब, ये सारे बच्चे, ये जो गवाहान थे उस वक्त के मौके में, इन्होंने बड़े डट के मुकाबला किया और अच्छे तरीके से उन्होंने शहादतें जो थी वो अपनी रिकॉर्ड करवाई और डरे नहीं। मैं उनके साथ खड़ा था अदालत में, बड़ा माहौल बना था उस वक्त, लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको कवर किया और बयानात करवा के, शहादतें करवा के, उसके बाद हम उनको बड़ी बाहिफाजत तरीके से लेके हम गए। रश तो फिर काफ़ी था, हालात काफ़ी क्रिटिकल थे, लेकिन यही है कि माँ बहनों की दुआएं थीं, तो शुक्र है खुदावंद का कि हमें कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, यकीनन ये मकाम में फ़ख्र है इस बात के लिए नहीं कि किसी को सज़ा हुई है, बल्कि इस बात के लिए कि खुदावंद ज़िंदा पाक खुदा ने हमारी आवाज़ को सुना, उन तमाम दुखों पर जो हमारी बहनों, बेटियों ने, माँओं ने झेले, उन पर निगाह की, और उन मासूम बच्चों पर जिन्हें 1 रात या 2 रात के लिए
अपनी रूटीन के दूध से महरूम होना पड़ा, उन तमाम मुसीबत के मारों को जिन्होंने फसल में छुप के पनाह ली और उनकी आहो पुकार जो है वो खुदावंद के हजूर पहुंची। यकीनन इस सारे अमल में पूरी कौम की दुआएं जो हैं वो रंग लेकर आईं और आज हम इस मकाम पे खड़े हैं कि हम खुदावंद अजीम खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन मैं उस अपनी अहम शख्सियत को जिन्होंने इस सारे कारवां को, जो कानूनी जंग लड़ रहे थे, जिन्होंने इस कारवां को लीड किया, जनाब चेयरमैन IMRF जनाब मिस्टर सैमुअल प्यारा साहब, मैं आज के दिन उन्हें भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैं आज ख़ास तौर पर उस अजीम शख्सियत जिन्होंने कानूनी जंग लड़ने वाली पूरी टीम को लीड किया और अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करके हमेशा उन्होंने फोकस किया जड़ांवाला केस को, मैं उन्हें ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ बल्कि उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए पूरी कौम की जानब से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी मुराद जनाब सैमुअल प्यारा साहब जो कि चेयरमैन हैं IMRF के। मैं ये समझता हूँ कि जब आप कमिटमेंट के साथ और करज के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। हैट्स ऑफ मिस्टर सैमुअल प्यारा, आपने इस पूरी ट्रायल की प्रोसीडिंग्स में अपनी पूरी तवज्जो और फोकस इस बात पर रखा। मैं पाकिस्तान की पूरी मसीही कौम की जानब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नियाज़ अहमद भाई, इस बात में शुबा नहीं कि मुल्ज़म को ट्रायल कोर्ट ने मुख्तलिफ सज़ाएँ दी हैं, अभी हम वो भी आपसे जानेंगे जी। नियाज़ अहमद भाई, मैं चाहूँगा कि इन दो मुकदमात जिनके बारे में हमने गुफ्तगू की और सानेहा जड़ांवाला का जो मेन अक्यूज़ जिसने बड़ी तबाही वहाँ पर की, उसके बारे में हमने अपने नाज़रीन के साथ भरपूर बात की केस के ट्रायल के हवाले से भी। अब मैं चाहता हूँ कि जो सज़ाएँ अदालत हजूर ने इस मुल्ज़म को मुजरम बनाते हुए जी अवार्ड की हैं, आप ज़रा वो मेरे नाज़रीन तक उन सज़ाओं के बारे में बयान फरमा दें। जी। तारिक चौधरी साहब, आपकी इतला के लिए और अपने नाजरीन की इतला के लिए थोड़ी सी ये एक लंबी गुफ्तगू है, लेकिन मैं जनाब की इजाज़त से सारी डिटेल बताता हूँ। इसमें जो मुकदमा नंबर 1296/2023, इसमें सेक्शन, हमारा सबसे पहले बात शुरू हुई थी क्या है कि सेक्शन कौन कौन से लगे हैं इसमें। तो 7 क्लॉज 1 क्लॉज D एंटी टेररिज्म एक्ट जिसे हम बोलते हैं 788, तो इसका क्लॉज 1 और क्लॉज D इसमें ये भी ऐड था। और इसमें इस 788 में जो है 10 साल सज़ा है और 1 लाख रुपया फ़ाइन है। और इसी तरीके से सेक्शन PPC के 436 और 37 और 149 ताज़ीरात पाकिस्तान में भी ये ऐड किया गया था, ये इस FIR में। इसमें भी 10 साल सज़ा है और 1 लाख रुपया फ़ाइन है। और सेक्शन 295A और सेक्शन 37 और सेक्शन 149 PPC इसमें 5 साल सज़ा है और 50,000 रुपया उसको फ़ाइन किया गया है। और इसी तरह से सिंपल
295, पहले हमने बात की 295A की, और अब 295 295 में 37 और 149, इसमें 2 साल सज़ा और 25,000 रुपया फ़ाइन इनको हुआ है। और इसी तरह 148 और 149 पीपीसी, ये जो सेक्शन है ये लड़ाई झगड़ा और मॉब को शो करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें 2 साल और 25,000 रुपया फ़ाइन, और इसी तरह से 447 447 37 और 149 ये भी ऑफेंस जो थे ये उसमें ऐड किए गए थे। इसमें जनाब रिगरस, ये सारे इसमें 3 मंथ्स की सज़ा है, और ये सारी की सारी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये है कि कैद बामुशक्क़त, जिसमें ये कैद भी काटेगा और मुशक्क़त भी करेगा। को फ़ाइन भी हुआ 25,000 रुपया, और ये सारी सज़ाएँ मिला के 1296 में 31 साल और 3 महीने बनती है। 31 साल 31 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, 31 साल 3 महीने सज़ा बनती है, और जो फ़ाइन बनता है 3,25,000 रुपया बनता है। और अगर फ़र्ज़ किया कि ये फ़ाइन पे नहीं करता तो इनको 1 साल और 6 माह और सज़ा काटनी पड़ेगी। ये 1296 की बात है, जो मुकदमा 1296 में, जिसमें मुदई जावेद बरकत साहब थे। अच्छा, इसी तरह से 1297/2023 ये दूसरी FIR थी एक, उसमें भी ये नॉमिनेटेड था, और उसमें इसने सारा इसका रोल जो था स्पेसिफाई किया गया हुआ था। तो उसमें सर सेम सेक्शंस जो थे जो मैंने पहले बताए हैं। इसी तरह 780A और 780A में 10 साल सज़ा और 1 लाख रुपया फ़ाइन हुआ, और सेक्शन 436 में भी 10 साल सज़ा और 1 लाख रुपया फ़ाइन हुआ, और 295A में 37 में 149 में इसमें भी 5 साल सज़ा और 50,000 रुपये फ़ाइन हुआ, और 295 खाली 295 और 37 और सेक्शन 149 में भी जो सज़ा आई वो 2 साल हुई और 25,000 रुपया फ़ाइन हुआ। और इसी तरह सेक्शन 148 और 149 148 149 में भी 2 साल सज़ा और 25,000 रुपया फ़ाइन हुआ। और इसी तरह से 427 सेक्शन अंडर सेक्शन 427 और 37 और 149 पीपीसी पाकिस्तान पैनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान जिसे बोलते हैं, इसमें 2 साल सज़ा और 25,000 रुपये फ़ाइन हुआ। और सेक्शन 447 447 और सेक्शन 37 और 149 इसमें 3 महीने सज़ा हुई और 25,000 रुपया जो था 25,000 फ़ाइन हुआ। और ये भी सारी मिला के 31 साल और 3 महीने सज़ा बनी। और 1296 और 1297 दोनों मुकदमात में टोटल सज़ा जो हुई 62 ईयर्स और 6 मंथ, यानी 62 साल सज़ा और 6 महीने। और जो फ़ाइन हुआ वो हुआ 6,50,000 रुपया फ़ाइन। और अगर ये फ़ाइन पे नहीं किया जाता तो मज़ीद 3 साल जो कि वो कैद बामुशक्क़त जो है वो सज़ा जो है ना, इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट ने जो सज़ा का ऐलान किया वो ये सज़ाएँ दी हैं। मुख्तलिफ़ जराइम में मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट फैसलाबाद ने वो सज़ाएँ सुनाई हैं इसको। जी नाज़रीन, आपके सामने नियाज़ अमर एडवोकेट साहब ने सज़ाओं का पूरा शेड्यूल जो है वो पढ़कर सुना दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये सज़ाएं जो हैं ये वक्ती तौर पर हमें लगता है कि ये सज़ाएं दी गई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें इस माइंड सेट को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका जदोजहद करने की ज़रूरत है। सज़ा हल नहीं, लेकिन सज़ा इसके बाद होने वाले वाक़यात की रोकथाम के लिए एक माइलस्टोन समझा जाता है।
मेरी हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों से, पंजाब हुकूमत में रहते हुए तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों से, अपनी अदलिया से, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन से और बिलखसूस पाकिस्तान में जितने भी मसालक हैं उनके उलमा इकराम से ये ख़ास गुजारिश है कि पाकिस्तान हम सब का है। हम सब को एक दूसरे के साथ ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, चूँकि हमारे अकायद फ़र्क हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा हालत जंग में रहें। किसी ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस फ़लसफ़े को बयान किया है कि अपना अकीदा छोड़ो ना, मेरा अकीदा छेड़ो ना। कबल इससे कि मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूं, मैं चाहूँगा कि हमारे बरादर मोहतरम जनाब नियाज़ आमर एडवोकेट साहब कोई मुख्तसर सा पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए दें, ताकि पॉडकास्ट एक यादगार पॉडकास्ट बन जाए। मैं जी सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ TTN टीम का, तारक चौधरी साहब का, तारक प्यारा साहब और दूसरे दोस्त अभी वो जो तशरीफ़ रख रहे हैं हमारे सामने, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इन सारे मामलात को हमारी कौम तक पहुँचाया। और इससे बढ़ के मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने आसमानी बाप का, जिन्होंने मुझे इस खिदमत के लिए चुन लिया। और मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कानून के दायरे में रह के उनको किया। मैं अपनी कौम को, अपनी माँओं बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, भाइयों को, छोटे बच्चों को, बेटे बेटियों को, सबको ये पैगाम दूंगा कि मुसीबत का आ जाना कोई मुसीबत नहीं, मुसीबत का हल ना निकालना मुसीबत से बढ़ के एक मुसीबत है। तो ऐसे मुश्किल हालात में बिल्कुल मत घबराया करें। और मैं अपने फोरम की तरफ से, IMRF की तरफ से, चेयरमैन सैमुअल प्यारा साहब की तरफ से, चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और एक्सीलेंसी बिशप आज़ाद मार्शल साहब की तरफ से और तमाम हमारी टीम की तरफ से और जो दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं लीगल टीम में, हम सब की मैं उनकी तरफ से आप सबको गुजारिश करता हूँ कि हम बिल्कुल आप घबराएं नहीं। कभी ऐसी कोई मुसीबत हो तो बिल्कुल नहीं घबराना, हम आपके साथ खड़े हैं, चर्च आपके साथ खड़ा है बाकायदा तौर पे। और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए जो भी हर मुमकिन कानूनी लिहाज से मदद हो सकती है, सोशल लिहाज से मदद हो सकती है, इकनॉमिकली हो सकती है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को और तारिक सराज चौधरी साहब को और उनकी पूरी टीम को, सैमुअल प्यारा साहब को और बिशप साहब आज़ाद मार्शल साहब को, तमाम को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम सब एक टीम की सूरत में अपनी कौम के लिए खड़े हों। ये आप अपनी दुआओं, हमें सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके हौसले की ज़रूरत है। आप अपने हौसले बुलंद रखें, खुदावंद पे जो है वो ईमान रखें, और वो दिन कभी दूर नहीं होता जिस दिन हमारी नेक नीति हमें मेहनत का फल ना दे। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वो मुजरम जिसने ये सारा कुछ खुदा के घर की बेहुरमती की और सारा कुछ किया, आज वो अपने कैफरे करतार तक पहुँच चुका है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी दुआओं में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।